सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ माहरुख शहरियार और आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, पाकिस्तान के मैदान सियासत में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। वतन अजीज़ में कोई और 24/7 मुतहरिक हो या ना हो, अहले सियासत की किसी दिन छुट्टी नहीं होती। वो हर रोज़ मुतहरिक नज़र आते हैं। कल इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने वाले आज़म स्वाति को बानी PTI ने शटअप कॉल दी और उनके बयानात से लाताल्लुकी का ऐलान भी कर दिया। और आज खबर आई है कि बानी PTI ने बैरिस्टर सैफ को इस्टेब्लिशमेंट से राबते जारी रखने की हिदायत कर दी है, जिससे साफ जाहिर है कि आज़म स्वाति पर ना तो बानी को एतबार है और ना ही तहरीक इंसाफ को। नाजरीन, यही वजह है कि आज़म स्वाति को PTI ब्रिगेड की जानिब से आड़े हाथों लिया जाता है और सख्त तनकीद का निशाना बनाया जाता है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट बार में खिताब करते हुए वज़ीर आला KP का कहना था कि बानी PTI को इसलिए जेल में डाला गया क्योंकि उनसे इस निज़ाम को ख़तरा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किससे किसको ख़तरा है, कौन मुल्क का खैर ख्वाह है और कौन सियासी और ज़ाती मफादात की जंग लड़ रहा है। यही जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बानी PTI ने मुलाकात के हवाले से हर रोज़ कोई ना कोई तनाज़ा सामने आ जाता है। आज भी बुशरा बीबी से मुलाकात करने वाले वकला और साथ साथ आपको ये बता दें कि फैसल चौधरी थे और अली इमरान, जिनसे सवाल किया गया है कि आपको किसने अंदर भेजा है। हमारे ख़ानदान वालों को मुलाकात करने नहीं दी जाती, लेकिन आपको इजाज़त कैसे मिल जाती है, कौन आपको इजाज़त देता है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने यह कह दिया है कि बानी PTI से मुलाकातें ना होने की बात सियासी शोबदेबाजी है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ये इख्तलाफात की गर्द कब छटेगी। पाकिस्तानी सियासत में हर रोज़ किसी न किसी मामले पर नया तनाज़ा खड़ा हो जाता है। आज की बात कर ली जाए तो मौलाना फजल रहमान ने मुजव्वज़ा खैबर पख्तूनख्वा मिनरल एंड माइंस बिल की मुखालफत कर दी है। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ अहमद अवैस साहब सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। सर, दोनों को वेलकम करेंगे। होप यू गाइज आर डूइंग वेल। ये सबसे पहले बताइएगा कि जी, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से हम हर रोज़ ही बात करते हैं, एक नया चेंज होता है, एक नया तनाज़ा होता है, लेकिन मौजूदा हालात की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त कह लीजिए कि सियासत है वो तहरीक इंसाफ के गिर्द घूमती नज़र आती है, क्योंकि यही सारे मामलात हैं जहाँ से कोई ना कोई मसला खड़ा होता है, कोई ना कोई तनाज़ा खड़ा होता है। मैं आपसे पहले जानना चाहूँगी महमूद साहब, क्या समझ रहे हैं आगे आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान की सियासत है वो किस करवट बैठती नज़र आ रही है और ये इतने मामलात क्यों ख़राब होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सियासत में तो उतार चढ़ाव आता ही जाता रहता है और ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। अब जहाँ तक आप अभी बात कर रही थी कि देखिए डॉक्टर सैफ का और आज़म स्वाति साहब का, देखिए ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि PTI इस वक्त इतने बहरान में है, उसके बावजूद ये आपस के लीडर्स हर जगह पे लड़ रहे हैं। देखिए, अब अगर किसी को इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया है तो आप उसकी इज्जत करें और उसको एक्सेप्ट करें और जो है उसकी बात सुने। इधर तो देखें एक्सेप्टेंस ही नहीं है। हर आदमी ये कहता है कि जी मैं लीडर हूँ, और उसमें ख़ास तौर पे जो नए इस वक्त सेट टू बी लीडर्स बने हुए हैं, ठीक है ना, इनमें तो बिल्कुल ही सब्र और तहम्मुल भी नहीं है। ये अभी इमेच्योर लोग हैं, मैं कहूँगा। देखिए, जैसे आपने कहा, बैरिस्टर सैफ जो है एक बड़े मैच्योर्ड सेंसिबल पॉलिटिशियन है और वो काफ़ी वजनदार हैं। अच्छा महमूद साहब, आपको याद होगा अभी हालिया दिनों में बैरिस्टर सैफ को लेकर भी बड़ी बातें हुई हैं, उनके खिलाफ भी बड़े तनाज़े खड़े हो गए थे, फिर जाके थोड़े दिनों के लिए खामोशी हुई, अब जाके हमने देखा कि बानी PTI की जानिब से उन्हीं का नाम दे दिया गया। देखिए, असल में देखें, होता ये ना कि जो भी सुलह समझौता कराने जा रहा है ना, तो ये वो नए जो मैं कहूँगा सेट टू बी लीडर्स हैं, उनको पसंद नहीं आता। और जब उनको पसंद नहीं आता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आए। देखिए, फवाद चौधरी साहब के ऊपर भी बड़ा एतराज़ उठाया था, फैसल चौधरी साहब के ऊपर भी बड़ा एतराज़ात थे कि जी ये यूं है। देखिए, हर वो आदमी जो कि इमरान खान को सेफ गार्ड करना चाहता है और इमरान खान साहब की बेहतरी की बात करेगा, वो ये लोग जो नया टोला है ये उसको डैमेज भी कर रहे हैं और उसको जो है उस तनकीद का निशाना बना रहे हैं।
उसकी वजह ये है कि ये अपनी सियासत ये लोग चमका रहे हैं ना। देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मगर अगर आप देखें ये अपनी सियासत चमका रहे हैं। आप मुझे बताएं ना कि इतने 2 साल तकरीबन होने को आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं। देखिए जिस शख्स को इमरान खान साहब ने सिंध का लीडर बना के नॉमिनेट करके दिया है, आज लोग उसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसी के खिलाफ जो है आपस में जो है लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो फिर ये देखे ना, फिर वो आगे मुल्क को क्या चलाएंगे। सही है। अहमद अवैस साहब, आपसे जानना चाहूँगी कितना सेकंड करेंगे आप महमूद मौलवी साहब की बात को, और ये भी बताएगा क्या तहरीक इंसाफ वाकई में मुज़ाकरात के लिए संजीदा है, या ये वाकई में सब शोबदेबाजी हो रही है। जिस तरह से तारड़ भी कह रहे हैं कि ये बात रोज़ाना से होती है, हमेशा से होती आई है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं ठंडी पड़ जाती है, फिर कुछ दिनों के बाद ये मामला उठ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बातचीत से, नेगोशिएशन से तो PTI ने और इमरान खान की तरफ से भी कोई कभी भी ऐसी कर्दन नहीं लगाई गई, ऐसी पाबंदी नहीं लगाई गई कि नहीं कर रही। और ये डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है, ये का एक हिस्सा है बातचीत, नेगोशिएशन अक्रॉस द टेबल आप बैठ के बातचीत करें, लेकिन ऑनरेबल तरीके से होनी चाहिए। ये जिस तरीके से ये सिलसिला शुरू किया था, आपने देखा पीछे हुकूमत ने कि 2 जनवरी को जो इनकी सेकंड मीटिंग हुई तो उसमें ये बगैर किसी रिटर्न मुतालबात के यहाँ पे गए थे, बड़े अच्छे जहन के साथ, एक खलूसनियत के साथ कि चलें बातचीत चलेगी, और कोई ऐसा मुतालबा उसमें नहीं रखा गया था कि जो एकदम से इसकी इब्तिदा में ही कुछ हो जाए मसला। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने उस दिन कहा कि आप तहरीरी मुतालबात लाएं। इन्होंने कहा कि ठीक है, हम कल आपको तहरीरी मुतालबात भी दे देते हैं, लेकिन आप हमें कल सुबह इमरान खान से हमारी मीटिंग करवा दें ताकि हम उनसे मशवरा करके और आपको हम पहुंचा देते हैं। और उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल आप कल मिल लें। लेकिन वो कल ही कभी ना आया। 12 दिन गुजर गए, मीटिंग नहीं होने दी इन्होंने। और बताइए वो जेल सुपरडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा ताकतवर हो गया, या हुकूमत की पूरी कोशिश, अगर कहते हैं कि ये कोशिश की इन्होंने, तो उसने मिलने नहीं दिया। तो ये जब तक तमाशा इस तरीके से चलता रहेगा तो फिर लेकिन अहमद साहब, इसके ऊपर तो चीफ जस्टिस की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया था। उन्होंने कहा कि जब मामला लगा हुआ होता है, केस चल रहा होता है, हिदायत होती हैं, तो फिर ऐसा क्यों करवाया जाता है, क्यों, किसके कहने पर हो रहा होता है। उन्होंने भी ये सवाल उठाया था। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये बात ये है कि मैं तो बारहा ये बात कह चुका हूँ कि इस हुकूमत की प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि वो विदाउट मैंडेट के है ये हुकूमत, तो लिहाजा ये हुकूमत मखलूक है और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो खालिक है। इसलिए खालिक जो है उसकी ईमा और मर्जी के बगैर मखलूक का तो कोई हक ही नहीं है ना कि एक स्टेप भी आगे ले या मूव कर सके, और यही हो रहा है यहाँ पर। सही, यही प्रॉब्लम हमारे लिए बनी हुई है और यही मुल्क के लिए प्रॉब्लम बनी हुई है। सही है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी महमूद साहब, हमने देखा कि आज मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ गया है माइंस एंड मिनरल बिल के हवाले से। वो भी काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, उन्होंने उस मुसव्वदे की भी मुखालिफत कर दी है। क्या समझ रहे हैं ये जो अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार होती नज़र आ रही है मुख्तलिफ पार्टीज़, उसका फ़ायदा किसको होने जा रहा है? क्या आने वाले दिनों में हुकूमत को डैमेज हो सकता है? देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो कुछ चीज़ों के मेरे ख्याल से इसके ऊपर सबको इत्तेफाक करना चाहिए जो कि मुल्क के मफाद में हो। और मुल्क के मफाद में इकनॉमी को स्टेबल करना जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन इतने छोटे पीरियड में चाहे कुछ भी कहें, अब मैं तो पहले ही कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है। आज आप देखें कि हिस्ट्री में पहली बार है जो ये हम पॉजिटिव में गए हैं, ठीक है ना। तो चीज़ें देखें, इकनॉमी बेहतर हो रही है, हर चीज़ बेहतरी की तरफ जा रहा है, महंगाई कम हो रही है। आप ये देखें ना, आटा जो 150 रुपये किलो मिलता था आज 70 रुपये किलो मिल रहा है, ठीक है ना। दालें सस्ती हो गई है, घी नीचे आ रहा है, पेट्रोल की कीमतें नीचे आ रही हैं, बिजली कम हुआ है, मजीद और कम होना चाहिए। बिजली मेरे हिसाब से 10 से 12 रुपये और कम होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ईज़ ऑफ बिजनेस के लिए बिजली को उसी लेवल पे होना चाहिए जो कि हम खित्ते में है। अब देखें बहुत सारी चीज़ें सही हो रही है। अगर हम एज अ पाकिस्तानी इसको बैठ के कोई ना कोई वजह से डिरेल करने की कोशिश करें तो मेरे हिसाब से ये मुल्क से हम जो है दुश्मनी कर रहे हैं। और ये अवाम मुल्क जो है, मैं देखें 25 करोड़ अवाम का मुल्क है। आप मुझे बताएं ना, आज चीज़ें बेहतरी की तरफ जब भी जाती है
तो उसके ऊपर जो है इश्यूज उठाए जाते हैं। जब भी मैं आपको बता रहा हूँ मुज़ाकरात की बात होती है, पीटीआई से मुज़ाकरात आगे जा रहे होते हैं, उसको जो है डिरेल किया जाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल मैं कहूँगा मुल्क में जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। अहमद साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये भी है कि जो आपकी पार्टी के वुकला हैं उनकी जानिब से तो सर धड़ की बाजी लगाई जा रही है। इससे पहले सलमान अकरम राजा काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक हो, तो बड़े डाई हार्ड फैन भी हो गए हैं। अब उनकी जानिब से भी कोशिश की जा रही है, मुख्तलिफ वुकला की जानिब से कोशिश की जा रही है, लेकिन जो सर जंग है यानी वुकला के दरमियान और जो पार्टी के लीडर्स हैं उनके दरमियान, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि इंसाफ नहीं मिल पा रहा है बानी को। वजह क्या है, क्या हर्डल आ रही है बीच में? देखिए, इंसाफ का तो फुकदान है ना पाकिस्तान में, क्योंकि निज़ाम इंसाफ ही खत्म हो गया। पाकिस्तान में तो जुडिशरी जो है वो जब आप एक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को और सुपीरियर जुडिशरी को डायरेक्ट अंडर द थंब ऑफ एग्जीक्यूटिव ले जाएंगे कि हुकूमत के अंगूठे के नीचे है, तो फिर वहां पे डिस्पोटिज्म होगा ना। वहां पे जुडिशरी का निज़ाम तो खत्म हो जाएगा, अदल का निज़ाम तो उससे जो है उसको खैर बात कहना पड़ेगा। लेकिन आप नहीं समझते कि अगर वुकला भी एक पेज पर हो, सारे लीडरान जो पूरी क़यादत है वो एक पेज पर हो, तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल हल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन नीयत चाहिए आपको। देखिए, कोई काम जो है नेकी का आपने करना हो तो उसके लिए जब तक आपके अंदर फतूर जो है वो खत्म नहीं होगा और अंदर एक नीयत जो है एक काम मसले को सुलझाने की नहीं पैदा होगी, तो हम मसले को हल नहीं कर सकेंगे। सही। और यहाँ पर मुल्क की बका और सालमियत के लिए जिन चीजों की जरूरत है उसका फुकदान है। सही। बिलखसूस जो हुकूमती साइड से तो बेइंतहा हद तक यही वजह है कि अगर ये मैंने बल्कि सजेस्ट भी किया था कि जो बलूचिस्तान के हालात एकदम से खतरनाक सूरत अख्तियार कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान की सालमियत मुकद्दम है तो इनको चाहिए कि बलूचिस्तान की असेंबली को डिसॉल्व करें और वहाँ फेयरेस्ट पॉसिबल इलेक्शन करवाएं। अहमद साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे माइंड में आया, जो जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि इंसाफ का फुकदान है और फैसले आ भी जाते हैं लेकिन उन पर मिनोन अमल नहीं होता है, उनको तब्दील कर दिया जाता है। तो ये सब कुछ तो हमने देखा कि पीटीआई के दौर से पहले भी हुआ, 2018 से पहले भी हम देखते आए, जब नवाज शरीफ का दौर था तो वो भी इसी बात पर चिल्लाते रहे कि इंसाफ नहीं मिलता। तो उस वक्त तक तो आप लोगों की जानिब से कोई आवाज़ नहीं उठाई गई, बल्कि उसको जी आपके जवाब देता हूँ। देखिए, उस वक्त तो ये क्योंकि इनके खिलाफ केस चल रहा था और फैसला हो रहा था और उसलिए वो शोर डाल दिया गया कि इंसाफ तो कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो केस बना था वो पनामा मैटर के अंदर, उसमें सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो एजेंसी और आईएसआई ने पेश की ओरिजिनल फॉर्म के अंदर। वो आज भी महफूज पड़ी हुई है, वो जो 10th वॉल्यूम के अंदर। सही। और वो कहीं ऐसा उसमें कोई गलत फैसला तो नहीं, वो इतनी डिटेल जजमेंट है, आज भी पढ़ के देख लें। क्या वो प्रॉपर्टी उड़ गई है इस दुनिया से? आज भी वो अवरफील्ड की प्रॉपर्टी और अजीजिया की प्रॉपर्टी लेकिन उनको बड़े सारे केसेस में उनको रिलीफ भी मिला और उन पर साबित नहीं भी हो सका। नहीं, साबित कैसे नहीं हो सका? देखो, साबित ऐसे नहीं हो सका कि जब नवाज शरीफ को वापस बुलाया गया कि कुछ कंडीशंस के ऊपर, तो आते ही पहले तो एक एब्सकॉन्डर को बेल दे दी गई और उसके बाद कहा गया कि जी वो प्रोसिक्यूशन जो है नैब की, वो कहती है कि हम इस केस को चलाना ही नहीं चाहते हैं जी, हम इसको छोड़ दिया हमने केस। ये ऑन रिकॉर्ड है। इस बेस के ऊपर ये फैसला केस को खत्म किया गया है। जहां ये पोजीशन हो, इसका मतलब है कि बिहाइंड द सीन जो है, जो पावर, जो ताकतें जो है ऑपरेट कर रही थी, उनका ये फैसला था कि नवाज शरीफ को लेके आना है और वहाँ पे लेकिन देखिए, सबसे मजबूत केस तो पनामा का बनाया गया था। उसमें 426 के करीब लोग मौजूद थे जिनका नाम था लिस्ट में, लेकिन सज़ा जो हम देखते हैं सिर्फ एक ही शख्स को होती है, वो है नवाज शरीफ। इसके अलावा जो बाकी थे उनको ना किसी ने पूछा, ना उसके बाद उनका कोई नाम सामने आया। तो इस पर क्या मौक़िफ़ रखेंगे? और वो तो आज तक कहते हैं कि सज़ा भी मुझे हुई तो सिर्फ बेटे से तनख्वाह ना लेने पर हुई है, मतलब केस भी ऐसा बनाया गया। जी, मैं आपको बताऊं, ये आपकी बात दुरुस्त है कि बाकियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, पर सवाल ये है कि जो कार्रवाई नवाज शरीफ के खिलाफ हुई, उसी आज भी अगर आप चाहें तो वो जो उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच की थी जब उनका केस चल रहा था, वो स्पीच आज सुना दी है। एक झूठ का पलंदा है पूरा। कहते हैं कि मैंने तो ना मेरी प्रॉपर्टी है, ना मैंने कुछ किया है, ना कुछ। और वो सारी साबित हो कि प्रॉपर्टी उन्हीं के बच्चे जो उनके इस काबिल नहीं, उस पर्टिकुलर जो फेज ऑफ टाइम में कि वो कोई अर्निंग हैंड कोई नहीं था उस वक्त जब ये प्रॉपर्टी बनाई गई थी सारी। तो वो सारी बातें अपनी जगह है। और दूसरी बात आप देखिए, जो
आप आज जो है इस वक्त की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में देखें आप कि ये हमारी तरक्की पजीर जो कंट्रीज जो हैं, जो थर्ड वर्ल्ड के, इनमें से जो कंट्रीज जो हैं वो एक्सेल करके और इकोनॉमिकली बड़े कर गए हैं, उनकी लीडरशिप ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और वो गरीब के गरीब रहे हैं खुद। सही है अहमद साहब, बिल्कुल आप सिंगापुर में भी नजर आती है, ठीक है, आपको सिंगापुर में भी नजर आती है, आपको बहुत सारी कंट्रीज हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अहमद साहब आपका पॉइंट मुझ तक आ गया है, बस मैं लास्ट ही चाहूँगी कि मैं एक टेक ले लूँ महमूद मौलवी साहब का। महमूद साहब क्या समझ रहे हैं, अभी हम रिसेंटली सारी पार्टीज़ का अगर मुशाहिदा करें तो पीपल्स पार्टी जो है वो कैनाल के मामले पर बज़र नज़र आती है गवर्नमेंट के साथ, इसके अलावा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया गया है मौलाना की जानिब से बिल्स पर। फिर हम देखते हैं कि पीटीआई तो ऑलरेडी जिस तरह से वो अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है या जिस तरह से उनके आगे आके खड़ी हो गई है वो भी सबके सामने है। आने वाले दिनों में क्या समझ रहे हैं, कहाँ जाता देख रहे हैं इस मुल्क की सियासत को, शॉर्टली बता दीजिएगा। देखिए इस मुल्क की सियासत को तो मैं जो है हाल तो बहुत खराब ही देख रहा हूँ, और ये मैं देख रहा हूँ, मेरा अलग नजरिया देखने का, मैं तो ये इंटरनेशनल साजिश समझ रहा हूँ इस चीज को कि आप देखें वफाक इस वक्त हमारे बड़े सूबे पंजाब के हाथ में, और हर जो है प्रोविंस को वफाक से लड़ाया जा रहा है। देखें जो आप कहें केपी के वफाक से लड़ रहा है, ठीक है ना, और आप बलूचिस्तान को देखें वफाक से लड़ रहे हैं, और अब जो आखिरी सिंध था उसको भी देखें पंजाब से लड़ाया जा रहा है, ये कनाल्स के इशू के ऊपर। इसके ऊपर अगर आप गौर करें तो ये एक साजिश है, और वो देखें ये चीज़ों को करके ये मुल्क से दुश्मनी कर रहे हैं। जो बहुत सारे जो बाहर बैठे हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, ये दुश्मन हमारे मुल्क के, वो कोई ना कोई साजिश तो करते रहते हैं। और इसलिए कि देखें मैं ये कहूँगा कि इस वक्त पॉलिटिकल सारी पार्टीज को, मैं ये भी कहूँगा कि इमरान खान साहब की पार्टी को, पीपल्स पार्टी को, पीएमएलएन को और जेयूआई को टेबल पे एक साथ बैठना पड़ेगा। देखिए होता ये है कि जब जिसकी हुकूमत जाती है वो एस्टेब्लिशमेंट को भी बुरा भला कहता है और अदलिया को भी बुरा भला कहता है। बिल्कुल ऐसा ही है, आप यही बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अब ये साजिश किसी की जानिब से हो, सही, वो अंदरूनी साजिश हो, बैरिश हो, जब तक एक पेज पर नहीं आएंगे उस वक्त तक किसी बात का हल नहीं निकल सकता, और एट द एंड मुज़ाकराती तमाम चीज़ों का हल होता है। हमारे साथ मौजूद है महमूद मौलवी साहब, इसके साथ साथ अहमद अवैस साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सफाकियत भरे वाक़े का जिक्र करेंगे जिसपे हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, और अब बात होगी ऐसी सफाकियत की जिस पर इंसानी हुकूक की नाम निहाद तंजीमों को सांप सूंघ चुका है। ईरानी सूबा सिस्तान, जहां पर 12 अप्रैल को सफाकियत की इंतहा कर दी गई। बेलगाम BLA के खून के प्यासे दहशतगर्द 8 निहत्ते पाकिस्तानी मजदूरों को हाथ बांध कर बेबस करके उनकी सांसें छीन लेते हैं। इस वाक़े पर मजम्मती तंजीमों ने चुपका लिबादा ओढ़े रखा है। 5 रोज़ गुजर चुके हैं लेकिन तुफ है उन पर जो ज़रा भी मजम्मत करते नजर आए हों। 8 पाकिस्तानियों की मैयतें आबाई ज़िला बहावलपुर पहुंची तो कोहराम मच गया। घर वालों को क्या मालूम था कि दयारे गैर में मेहनत मजदूरी इतनी भारी पड़ेगी। आहों और सिसकियों में सुपुर्द खाक तो कर दिया गया, लेकिन क्या ज़मानत है कि दोबारा ऐसा वाक़या नहीं होगा। रोज़ी रोटी कमाने की गर्ज से जाने वाले पाकिस्तानी आखिर कब तक कफन में लिपटे वापस आते रहेंगे। नाजरीन, ये ना कोई पहला वाक़या है और यकीनन ये ना आखिरी वाक़या होगा। दहशत गर्दों की बर्बरियत का निशाना बनने वाले मोहम्मद आमिर, मोहम्मद दिलशाद, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद जमशेद, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद नईम, ग़ुलाम जाफ़र और मोहम्मद खालिद ईरान के ज़िला महरिस्तान में एक वर्कशॉप में तकरीबन 5 साल से मोटर मैकेनिक के तौर पर काम कर रहे थे। BLA की जानिब से मुसलसल निहत्ते और मासूम लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ इस बात का सबूत हैं कि ये दहशतगर्द तंजीम अब कमज़ोर पड़ चुकी है, जिसके लिए अब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का सामना करना मुमकिन नहीं रहा। यही वजह है कि ये खौफ व हिरास और दहशतगर्दी फैलाने के लिए निहत्ते लोगों पर वार करते हैं, जैसा कि जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हम सबके सामने है, और अब ईरान में निहत्ते पाकिस्तानियों का कत्ल इस सब का सबसे बड़ा सबूत है। ये बात साबित करती है कि BLA का सॉफ्ट टारगेट पर कत्ल उनकी हिकमत अमली में तब्दीली की जानिब इशारा है। याद दिलाएंगे आपको कि गुज़िश्ता साल जनवरी में भी पाकिस्तान ने ईरान के सूबे सिस्तान में दहशत गर्दों की मखसूस पनागाहों को निशाना बनाया था, जिसमें मुतादिद दहशत गर्द जहन्नुम वासिल हो गए थे। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, उनसे बात करेंगे। अमूमी तौर पर उनसे बात करते रहते हैं इस हवाले से
और यकीनी तौर पे जो हिकमत अमली है पाकिस्तान के हवाले से क्या होनी चाहिए, ये तमाम तर चीज़ें सामने रखेंगे। वेलकम टू द शो। हारिस नवाज साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। हारिस साहब, ये हालिया अरसे की अगर हम बात कर लें तो ईरान ने अपने जो मुल्क है उसमें हाई प्रोफाइल लोगों को जो सिक्योरिटी है वो देने में भी ईरान नाकाम नज़र आया है। जैसा कि हम साइंसदान के हवाले से बात कर लें, फ़ौजी अफसरान के हवाले से बात कर लें, और अभी कुछ अर्से पहले हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की जो वहाँ पर हलाकत हुई है वो पूरी दुनिया ने देखी है। और अब तो निहत्ते मजदूर, आम आवाम इसका निशाना बन रहे हैं। क्या समझ रहे हैं आपके जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तानी हुक्काम है, उनको किसी किस्म का कोई एलामिया जारी करना चाहिए, किसी किस्म का कोई नोटिस लेना चाहिए, क्या लाहेअमल होना चाहिए पाकिस्तान की जानिब से? देखें, एक तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, और फिर इंसान हमारा, ईरान हमारा देरीना हमसाया भी है, फिर हमारे रिलीजियस कल्चरल सारे उनसे ताल्लुकात हैं, और हमारे ताल्लुकात हमेशा बेहतर भी रहे हैं। आई थिंक खाली अफसोस करने के इजहार से बात नहीं बनती है। फिजिकल मैनिपुलेशन, ईरान को चाहिए था कि स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ, और इसको कंडेम करते, और साथ कहते हैं कि वी आर गोइंग टू कैरी आउट ऑपरेशंस, और हम जो भी इसके दहशतगर्द शामिल हैं, BLA के लोग शामिल हैं, उनको पकड़ेंगे, किरदार तक पहुँचा देंगे, और पाकिस्तानी हुकूमत से मिल के कोऑर्डिनेट करेंगे। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि आए हम दोनों ममालिक मिल के अपनी अपनी साइड पर इनके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं। अगर जंडोला ग्रुप जो ईरान के खिलाफ बात करता है उनको हम मारते हैं, और जहाँ BLA और बलोच लिबरेशन आर्मी के लोग वहाँ पर हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं। तो भी अब बाय नाउ ऑपरेशन हो रहा होता और कुछ लोगों को मार दिया जाता तो आई थिंक पाकिस्तान वेरी हैप्पी। लेकिन ये जो दहशतगर्दी का या बुज़दिल दहशतगर्दी की कार्रवाई कर रहे हैं, ये इसलिए कि इनको अब कहीं भी बैठने की जगह नहीं मिल रही है। इनको हमारी मुसल्लह फ़ौज इंटेलिजेंस ऑपरेशन के के जरिए इनको कैफर करतार तक पहुँचा रही है। बहुत ज़्यादा तादाद में मारे जा रहे हैं। अब इनके खिलाफ इवन हमारे बलोच अवाम और ये फाटा के फ्रंटर के लोग ये भी खड़े हो गए, जरगों में अनाउंस किया कि हम आइंदा अपने एरिया में किसी टेररिस्ट को नहीं आने देंगे। साथ ही इसका मतलब है कि ये अब सिर्फ अपनी हरासमेंट दिखाने के लिए, अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए ये नहत्ते लोगों को मारते हैं। सही, जाफर की बात कर लें, ईरान की बात कर लें, सब जगह ये करते हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान की जो आपकी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बलोच कौमी यकजहती कमेटी है, ये उसके बाद दुनिया की बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, दे उनको साफ दे डोंट टॉक अबाउट इट। क्या वजह समझते हैं इसकी हारिस साहब? वैसे तो दूसरे मामलात में ये तंजीमें बहुत आगे आगे नजर आती हैं, लेकिन जब किसी का कत्ल हो जाए, बेईमाना किसी को मार दिया जाए, खास तौर पे इस तरह के निहत्ते लोगों को, तो कोई आवाज़ नहीं उठती, मजम्मत तक सामने नहीं आती। इसका मतलब ये है कि ये तंजीमें अपने मकासद के लिए बनाई गई हैं, उनके इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करती हैं। मारंग लांगो को आप देख लें कि क्या उसने कोई एक लफ्ज़ निकाला जब पाकिस्तान में ईरान में ड्रोन फायर किया और वहाँ पर ये BLA के लोग मारे गए जो कि असल में मिसिंग पर्सन थे, तो कैसे इस्लामाबाद में इसने एक्सेप्ट किया हाँ जी उनकी बॉडीज़ को लेकर जाया जाए। ये शर्म की बात है कि ये दुश्मन से पैसे लेते हैं। मतलब है इनसे ज़्यादा गरीब हरकत क्या हो सकती है कि मुल्क के ख़िलाफ़ ऐसी बातें करें। जाफर अख्तर के टेररिस्ट मारे जाएँ तो जाके अब वहाँ से हॉस्पिटल की बॉडीज उठा के लिए कि ये पकड़े ना जाएँ कि ये मिसिंग पर्सन थे। उसके बाद किसी ने मजम्मत की है कोई, ये आप जो अख्तर मैंगल को देख लें, वो उसको छुड़ाने के लिए बैठे हुए हैं कि एक कानून को हाथ में ले अपने दहशतगर्दों की बॉडीज़ को लेके जाएं और आप उनकी हमायत पे बात कर रहे हैं। आई थिंक ये 1 या 2% है सिर्फ लोग टोटल बाकी सब हमारे बलोची बहन बेवतन हैं, वो पाकिस्तान के मुताबिक चलते हैं और हमारी कौम से मुज़ाकरात भी कर रही है कि जी आपकी क्या तहफ़्फ़ुज़ात हमें बताइए। लेकिन ये सिर्फ मकसद ये कि बलोचिस्तान में अमन कायम ना हो, बलोचिस्तान में हरासमेंट हो, हमारा CPF मनसूबा कामयाब ना हो, हम गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज ना करें। पाकिस्तान बी का वाहिद न्यूक्लियर इस्लामिक मुल्क, अब हम कि इससे गवादर पोर्ट के ऑपरेशन होने से हम इकनॉमिक तरक्की ना करें और अपने फैसले अपनी मुल्क का फवाद बनने दें। ये टोटल इनके डिज़ाइन है, हर एक को पता है। इसलिए इस पर पाकिस्तान के चीफ आर्मी साहब ने अभी बड़ी क्लियर बात की कि ये 500 से 2000 मुट्ठी भर दहशतगर्द क्या पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज का मुकाबला कर सकते हैं? वो कह रहे हैं 7 नस्लें याद रखेंगे, ऐसा जवाब देंगे इनको। तो इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि ये इससे अंदाज़ा लगा लो कि आप तो इतने थोड़े 13 लाख फ़ौज इंडिया की क्या कर सकी हमारी फ़ौज के साथ। 27 फरवरी 2019 को देख लेना क्या जहाज़ गिराए थे जब आपने एयर स्पेस वायलेट की थी। सो ये वार्निंग है इनके लिए, दे ऑल अंडरस्टैंड। इसलिए ये अब अपनी मौत खुद मरेंगे।
फ़ौज ने तहैया किया हुआ कि हम तो ऑपरेशन करेंगे इनके ख़िलाफ़, शहादतें भी देंगे, इनको भी मारेंगे, चक्र और कुर्बानी भी देंगे, लेकिन ये कोशिश करेंगे इनका करें। लेकिन अगर आपने जड़ से ख़त्म करना है तो आई थिंक बात वही है कि पूरी कौम को खड़ा होना कर। यू फाइट एंड फौज के लिए नहीं लड़ती। ये अगर इकट्ठे हो हमने जिसमें हुंडी का पैसा है, नारकोटिक्स का पैसा है, स्मगलिंग का पैसा है, ये जो इलीगल मीन्स आता है इसकी रोकथाम की जाए, ये जड़ से फाइनेंशियल टेररिज्म खत्म की जाए, आदि तो ये अपनी मौत खुद बनाते हैं। सही। अच्छा, ये जो क्या समझते हैं कि जो दुश्मन ममालिक हैं वो इन दोनों ममालिक के दरमियान किसी न किसी किस्म का फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं कि खला पैदा हो ताकि जो मामलात हैं वो ख़राब हों? इंडिया की पूरी कोशिश है कि जिस तरह वो कोशिश करें अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात ख़राब हों, इसी तरह अब उनकी कोशिश है कि ईरान से भी ताल्लुकात ख़राब हो और हमें दोनों तरफ से टेररिज्म का मुकाबला करना पड़े। लेकिन ईरान बहुत समझदार मुल्क है, दे नो कि इस वक्त क्या हालात हैं, दे नीड स्ट्रॉन्ग नेबरहुड, दे नीड सपोर्ट ऑफ मुस्लिम ममालिक एंड पाकिस्तान इज वन मेन पिलर फॉर देम। इसलिए मुझे यकीन है कि वो इनकी इंडिया की बातों में नहीं आएंगे, बल्कि वो खुद ऑपरेशन करेंगे और वो ऑपरेशन होता हुआ नज़र आना चाहिए ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम को ये कॉन्फिडेंस हो कि ईरान जो हमारे भाई हैं वो वाकई इस वक्त मुश्किल वक्त पे हमारे साथ खड़े हैं और हमें मदद करें, इधर से हम मदद करेंगे ताकि इनको सैंडविच करके मारा जाए। लाइक अब फाटा के एरिया में तो मुझे बड़ी तसल्ली, वहाँ के जरगों ने फैसला कर लिया कोई दहशतगर्द हमारे इलाके में आएगा हम उससे खुद निपट लेंगे। दिस शोज़ कि वो आर्म फोर्सेस के ऊपर कितना डेवलप कॉन्फिडेंस कर लिया, क्योंकि फ़ौज ने बहुत अब दहशतगर्दों को मारा, उनकी कमर टूट चुकी है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी हेल्दी साइन। चीफ आर्मी साहब ने बात की है, अनकरीब अब देखेंगे इस मुश्किल वक्त में हम अपने मुल्क बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा हारिस साहब, ईरान में बड़े सारे पाकिस्तानी मौजूद हैं और बहुत सारे ज़ायरीन भी वहाँ का रुख करते हैं, तो ऐसे में अगर ये मामलात सामने आते हैं तो यकीनी तौर पर ये एक सवालिया निशान भी है और आगे आने वाले दिनों के लिए एक खटका भी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या समझते हैं सिफारती मामलात या जो सिफारती जिम्मेदारियाँ हैं वो किस तरह से अदा करनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत को हमारे एम्बेसडर वहाँ पर भी ईरान में भी हैं और ईरान के एम्बेसडर यहाँ पर आपस में बैठ के बात होनी चाहिए कि जितने हमारे ज़ायरीन जाते हैं उनकी कैसे प्रोटेक्शन होनी है और जान माल की हिफाजत कैसे करनी है। वो जब आपके मुल्क में कोई भी आता है तो वो उस मुल्क की जिम्मेदारी होती है कि उनकी हिफाजत करना। लाइकवाइज उनके लोग पाकिस्तान अगर आते हैं तो हम हर हालत पे करते हैं और आई एम श्योर कि ये रिलेशनशिप हमारी ईरान की बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आपको याद होगा ड्रोन अटैक एक काउंटर अटैक्स हुए थे, उसके बाद भी इमीडिएटली फॉरेन मिनिस्टर ईरान के पाकिस्तान आई थी और आपस में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। लाइकवाइज ये कि हम अपने डेलीगेशन दूसरे मुल्कों में भेजें, अपने तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार करें और ईरान को ब्रीफ किया जाए कि व्हाट इज़ द डिज़ाइन ऑफ आवर एनिमी इंडिया और रॉ कैसे ऑपरेट आपके एरिया में कर रही है। द नीड टू हैव चेक एंड बैलेंस ऑन दिस ये रॉ एजेंसीज के ऊपर। सही है, ठीक है। ज़िम्मेदारियाँ किस तरह से निभानी होंगी, सिफारती मामलात किस तरह से उठाने होंगे और हुकूमत जो हुकूमत है उसका क्या किरदार है, इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। गुज़िश्ता रोज़ की बात कर लेते हैं। सारा दिन मामूल की गर्मी ने शहर इक़्तिदार को झुलसाए रखा। दिन छटने के करीब ही था कि शहर इक़्तिदार की फ़िज़ा धुंधलाने लगी। आसमान ने रंग तब्दील कर लिया। तेज़ हवाओं के झक्कर ने इस्लामाबाद समेत पंजाब और KP के मुख्तलिफ शहरों को अपनी लपेट में ले लिया और फिर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शदीद जालाबारी और तेज़ बारिश का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसकी ना ही महकमा मौसमियात की जानिब से कोई खबर दी गई थी, ना ही किसी के वहमो गुमान में था। आसमान से सफ़ेद पत्थर की मानंद बड़े बड़े ओले बरस रहे थे। देखने वाले बताते हैं कि चंद मिनटों में शहर इक़्तिदार की ज़मीन सफ़ेद हो गई। लोग अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करते हुए महफूज जगहों पर पनाह लेने लगे। फ़ोन पर दोस्तों और अजीज़ व क़ारिब की खैरियत दरियाफ़्त करने लगे। गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुँचा, विंड स्क्रीन्स टूट गईं, घरों, दफातर, साथ साथ मसाजिद की खिड़कियों के शीशे टूटे हैं। शदीद माली नुकसान के साथ साथ जानी नुकसानात भी रिपोर्ट हुए। शहर इक़्तिदार के बासी कहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी नौयत की जालाबारी पहले कभी नहीं देखी। आपको याद दिलाएं कि गुज़िश्ता 3 दिन से रोज़ाना की बुनियाद पर इस्लामाबाद की ज़मीन ज़लज़लों से भी झटके खा रही है। ये दरअसल मौसमियाती तब्दीलियों के बदतरीन नताइज हैं जो आने वाले सालों में पाकिस्तान को भुगतना होंगे। शदीद बारिशों के नतीजे में सैलाबी रैले, हीट वेव से जानी नुकसान की पेशगोइयाँ, कहीं खुश्क साली
और दरियाओं का सूखना और कहीं फॉल्ट लाइन पर मौजूद शहरों का जल्जलों से लरज़ उठना। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान ऐसी बदतरीन सूरत हाल के लिए तैयार है? क्या हुकूमत पाकिस्तान ने इन कुदरती आफात से निमटने के लिए कोई बंदोबस्त किया है? क्या हमारे महकमा मौसमियात के पास जदीद टेक्नोलॉजी से लैस शदीद मौसम की पेशगोई करने वाले सिस्टम यानी कि आलात मौजूद हैं? इन्हीं सवालात के जवाबात लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं मौसमियात वकार शिराजी साहब। वकार साहब, वेलकम टू द शो। वेलकम करेंगे आपको। कहिएगा कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। वकार साहब, गुज़िश्ता रोज़ हम सब ने देखा है किस तरह से इस्लामाबाद का मौसम यकसर तब्दील हुआ है। कोई इस पर प्रेडिक्शंस नहीं की गई थी। हाँ, ये ज़रूर बताया गया था कि आने वाले दिनों में कुछ बारिश हो सकती है, लेकिन जिस तरह का हेल स्टॉर्म था उसकी तवक्को नहीं थी। तो जानना ये चाहेंगे कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में ऐसी बदतरीन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है, और अगर है तो सिस्टम का दावा किया जाता है कि बहुत जदीद टेक्नोलॉजी अब हमारे पास मौजूद है जो कि आने वाले वक्त का, आने वाले मौसम का तयन कर सकती है। गुज़िश्ता रोज़ क्यों नहीं किया गया? देखिए, अगरचे हमारा सवाल ये है कि गुज़श्ता रोज़ के वाक़ये में हम तैयारी क्यों नहीं कर सके, और क्या पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है आने वाले दिनों में क्लाइमेट चेंज के तहत आने वाले मुख्तलिफ कुदरती आफात का मुकाबला करने के लिए। अहम बात यह है कि पूरी दुनिया इस वक्त दिखाई ये देता है कि कुदरती आफात का मुकाबला करने में नाकाम नजर आ रही, मगर हमें समझना ये होगा कि कुदरत में ये तब्दीली क्यों आ गई, कुदरत के मिजाज में ये तब्दीली किस वजह से आई कि अब हमें बहुत ज़्यादा ये देखना पड़ता है कि या तो खुश्क साली रहती है और जब बारिश होती है तो छाजों में बरसता है और वो रहमत की बजाय जहमत बन जाता है। इसी तरह अगर आप देखें तो पाकिस्तान में हीट वेव्स इससे पहले इस कदर मुतअद्दिद और बार बार नहीं हुआ करती थी, मगर गुज़श्ता कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हीट वेव्स आती हैं जिससे इंसानी ज़िंदगियां मुतासर भी होती हैं और कई अमवात भी होती हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कुदरत के और मौसमों के पैटर्न में ये तब्दीलियां किस लिए आ रही हैं। ये तब्दीलियां बुनियादी तौर पर इंसान ने कुदरत के साथ जो खिलवाड़ किया है, कुदरत के तवाज़ुन में जो अदम तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश की है, उसकी वजह से ये तब्दीलियां आ रही हैं। माहौलियाती तब्दीली क्या है? पूरी दुनिया में माहौलियाती तब्दीली के बारे में गुफ्तगू की जाती रहती है, मगर आसान ज़ुबान में अगर हम ये समझना चाहें कि माहौलियाती तब्दीली क्या है, तो माहौलियाती तब्दीली दुनिया के दर्जा हरारत में इजाफे का दूसरा नाम है। अब हमारा सवाल ये होगा कि दुनिया के दर्जा हरारत में इजाफा क्यों हो रहा? तो कुछ गैसेस हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और बहुत सारी गैसेस। इंसान ने दुनिया पर इंडस्ट्री के नाम पर बेतहाशा ज़राअत की ज़रूरत के तहत और बहुत ज़्यादा लाइफ स्टॉक की सूरत में ऐसी इंटरवेंशंस या ऐसी कारस्तानियाँ की हैं कि जिससे इस तरह की गैसेस का अखराज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये गैसें दुनिया के कुरे की बैरूनी फ़ज़ा में जमा हो जाती हैं और ये गैसें जिम्मेदार हैं सूरज की रोशनी की हरारत को रोक कर रखने की, जिसकी वजह से दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। और बढ़ते दर्जा हरारत की वजह से ये तमाम माहौलियाती तब्दीलियां हमें देखने को मिल रही हैं। सही। अच्छा, जानना ये चाहेंगे कि 2022 के सैलाब के बाद जो पाकिस्तान भर को जिसने मुतासर किया, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और सिंध का सूबा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ था, उसके बाद से भी हमने देखा कि किसी किस्म के कोई इक़दाम नहीं उठाए गए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से या इस महकमे की जानिब से, क्योंकि जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में हमें मालूम है कि मज़ीद तब्दीलियाँ हो सकती हैं और पाकिस्तान को इसके नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। क्या समझते हैं कैसे इक़दाम की ज़रूरत है और लैग कहाँ पर कर रहे हैं हम? देखिए, इसमें शॉर्ट टर्म भी इक़दाम किए जा सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी इक़दाम किए जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म के इक़दाम में आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट होनी चाहिए। मसलन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? जब सैलाब आते हैं तो हमने 2022 के सैलाबों में ये देखा था कि मुख्तलिफ रोदकोही इलाकों में जब सैलाब आया तो आपके पास ड्रेनेज सिस्टम जो था, फ्लड ड्रेन सिस्टम, उसके अंदर मुख्तलिफ किसानों ने जंगलात उगाए हुए थे, यानी वो फ्लड ड्रेन सिस्टम एक तरह से चोक हो चुका हुआ था, जिसकी वजह से सैलाबी पानियों ने आबादियों का रुख कर लिया, खेतों का रुख कर लिया और तबाही उससे बहुत ज्यादा हुई जितनी के मुतवक्के थी। सही। दूसरा इसका तरीकाकार होता है एडॉप्टेशन,
यानी आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और तवीलुल मुद्दती तैयारियां करते हैं जिसकी बुनियाद पर आप मौसमों की और कुदरती आफात की जो तबाहकारियां आती हैं न सिर्फ उससे बच सकते हैं, बल्कि उन तबाहकारियों में आप रद्द अमल देने की बेहतर सलाहियत रखते हैं। जैसा कि मैंने बात की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, जिसमें मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स हैं, यानी अगर हीट वेव्स आती हैं तो मुख्तलिफ जगहों पर हुकूमत की रिस्पॉन्स की इस्तेदाद कितनी है, ये उस टेक्नोलॉजिकल अवेलेबिलिटी और लोगों की ट्रेनिंग से ये कैपेसिटी पैदा होती है। तो इस तरह के मुख्तलिफ इक़दामात हैं जो न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहिए। मसलन आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में जब भी सैलाब आते हैं तो मुख्तलिफ देही ठीक है, यानी वकार साहब आप ये कह रहे हैं कि कोई एक फैक्टर नहीं है, बड़े सारे फैक्टर्स हैं जो कि असरअंदाज होते हैं। अब देखना ये है कि इस पर अमल किस तरह से किया जाता है, इस पर इकदाम कैसे उठाए जाते हैं। ड्रेनेज सिस्टम का एक मसला है, दरख्तों की कटाई है, जंगलात की कटाई है, मैंग्रोव्स बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से। हमारे साथ मौजूद थे वकार शिराजी साहब, अहम मामले पर रहे थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्ताम को पहुँचा है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके साथ कुछ नए टॉपिक्स के साथ और मुल्क की सियासत और मईशत के हवाले से क्या कुछ हो रहा है उस पर गुफ्तगू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।